वृष लगन सूर्यदेव एकादश भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में सूर्यदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज एकादश स्थान मतलब मीन राशि पे सूर्यदेव को विराजमान करते हैं और उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। मीन राशि मतलब जैसा कि पाठों का नियम है, पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव को प्राप्त है, उत्तरा भाद्रपद का चारों चरण इसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है और रेवती नक्षत्र के चारों चरण इसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। नवमांश की बात करें तो प्रथम 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से कर्क के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेंगे और 16.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे और 20 डिग्री तक होने से धनु के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेंगे और 30 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेंगे। मतलब 26.40 डिग्री से लेके अगर 30 डिग्री तक कोई ग्रह मीन राशि में है तो वो मीन के ही नवमांश में रहेगा और यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और आप सबको पता है वर्गोत्तमी ग्रह कभी अपना खराब फल देने का कोशिश नहीं करता है। 100% कन्फर्म कभी नहीं होता है कि भाई देगा ही नहीं, लेकिन वो कम कोशिश करता है आपको अपने खराब फल या क्रूर फल देने की। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। कारक भाव सूर्य देव के प्रथम और दसम बोले जाते हैं और कुछ जगहों पे नवम को भी बोला जाता है। अब सूर्य देव अगर मीन राशि एकादश स्थान में विराजमान हो तो जैसा कि क्रूर ग्रह पाप ग्रह वो अगर एकादश स्थान में विराजमान होते हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त करते हैं। एकादश स्थान से हम लोग सबसे ज़्यादा चर्चा लाभ की करते हैं, तो यहाँ पे सूर्य देव आपको लाभ क्या देंगे? बड़े भाई की चर्चा करते हैं तो वो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात लाभ की होती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी काम करेंगे उसमें लाभ होगा। कोई भी क्रूर ग्रह अगर एकादश स्थान में विराजमान है तो हम लोग यही सोचते हैं कि चाहे नौकरी करो, चाहे सर्विस करो, चाहे आप बिजनेस करो, उसमें आपके लाभ की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। क्या ऐसा ही होता है? जब भी किसी कुंडली का अध्ययन करें तब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन से स्थानों के कारक है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार कौन से स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरी बात, अपने स्वामी स्थान से जिस लगन की आप चर्चा कर रहे हो यहाँ पे ये चतुर्थ का स्वामित्व इनको प्राप्त है और काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम का स्वामित्व रहता है। तो जब आप इन पाठों का श्रवण करो, हालांकि ये सब बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई है उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप इन पाठों का श्रवण करो और आपकी अगर सीखने की इच्छा है तो आप एक कुंडली अपने पेन से कोई भी कागज में बना लो और वृष लगन बैठा के आप मीन राशि पे वहाँ पे सूर्य देव को विराजमान करो, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पंचम स्थान सिंह राशि रहती है तो पंचम कन्या राशि रहती है तो पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार जब भी किसी भी कुंडली का आप अध्ययन करो, चाहे लगन कोई भी हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार जिस जिस जगह का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है उसको भी साथ में अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा वृष लगन है तो चतुर्थ स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। अब लाभ क्या देंगे? आपको लाभ देंगे भूमि का, भवन का, वाहन का, परिवार के लिए कोई आयोजन करने का, धार्मिक आयोजन करने का, बहुत बड़े बड़े यज्ञ या धर्म कर्म से संबंधित, या अपने पिता के कोई बिजनेस है, पिता का कोई काम है या पिता से संबंधित कोई काम है उससे संबंधित। अब पिता का नाम हमने क्यों लिया? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये बात कि पिता का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि जब रिश्तों की बात आती है और पिता को जब देखा जाता है तो सूर्य देव को देखना पड़ता है। सूर्य देव की कुंडली अनुसार नहीं, सूर्य देव को लग्न बना के वहाँ पे आपके पिता की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर पिता का कारक ग्रह अगर आपके एकादश स्थान में है तो आपको पिता से लाभ होगा, पारिवारिक संपत्ति आपको आराम से मिलेगी, बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा भवन या बहुत गाड़ी वगैरह जो भी है सुख के संसाधन वो आपको पिता के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं।
पंचम स्थान पर पूर्ण दृष्टि इनकी रहेगी। काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। और यहाँ का वृष लगन की कुंडली अनुसार यहाँ का स्वामित्व कन्या राशि है तो बुध देव को प्राप्त है। और बुध देव प्रायकर सूर्य के साथ रहते हैं या एक दो घर आगे पीछे रहते हैं। अब बुध देव का पोजीशन अगर अच्छा है या बुध देव सूर्य देव के साथ है तो यह बहुत जबरदस्त योग कारक होता है। आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर एजुकेशन के लिए जा सकते, विदेश जाने का भी योग बन सकता है यहाँ पे आपको, क्योंकि अपने स्थान से सूर्य देव सप्तम में विराजमान है अपने काल पुरुष की कुंडली अनुसार। और बुध देव का भी अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको जो बुद्धादित्य योग बोला जाता है, जैसे विवेक की मात्रा आपके अंदर ज़्यादा हो सकती है, एजुकेशन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित आपका जो एंग्री जो बोला जाता है सूर्य को, जो गर्मी की अधिकता जो दिमाग में रहती है उसको मैनेज करने की क्षमता बुध देव के पास है। तो उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, वो साथ में अगर विराजमान हो और भी दृष्टियों की वजह से अगर उनका अच्छा फल मिल रहा है तो फिर यहाँ पे आप एजुकेशन से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। अपने बुद्धि और विवेक की वजह से सेल्समैन की लाइन में भी आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस को हैंडल या टेक ओवर कर सकते हैं। पिता से आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि 11वें स्थान में सूर्य देव पिता के भी कारक है। अगर दिन में जन्म है तो, रात्रि में जन्म है तो शनि देव पिता के कारक है। ऐसा हम लोगों की ज्योतिषीय पुस्तक बोलती है और प्रैक्टिकल में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब भी ऐसा देखा जाता है कि आपका अगर शनिदेव अच्छा नहीं है और आपका रात्रि में अगर जन्म हुआ है तो या तो पिता का साथ नहीं मिलता या पिता से बहुत दूर जाना पड़ता है, या फिर शनिदेव की वीकनेस की वजह से आपका पिता जो भी काम करता है, सर्विस करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, उसमें इतनी उन्नति आपके समय में प्राप्त नहीं होगी अगर आप साथ रहते हैं तो ऐसा कुछ अभ्यास में मिलता है। अगर दिन में जन्म है तो यहाँ पे सूर्य देव का और पिता का फल बहुत अच्छा होता है। पिता का बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है, पिता कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या आपके पिता कोई बहुत बड़े मतलब प्रिंसिपल हो एजुकेशन से संबंधित। चाहे आपकी आजकल के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े ट्यूशन वगैरह के लिए जो बनाए जाते हैं, एक साथ कई बच्चों को शिक्षा देना, तो पिता भी बहुत हायर एजुकेशन में बहुत डेवलप माइंड के हो सकते हैं और उसी के अनुरूप उनकी शिक्षा दीक्षा में आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब सूर्य देव के विषय में हम लोग प्राय कर देखते हैं, हम बहुत सी कुंडलियों में यह बात बोल चुके हैं कि जब भी आप किसी भी कुंडली का अध्ययन करो तो आप सूर्य और चंद्रमा को पहले देखिए कि आपकी चंद्र कुंडली अनुसार ग्रह क्या बोल रहे हैं और सूर्य कुंडली के अनुसार ग्रह क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में लग्न अनुसार देखिए लग्न क्या बोल रहे हैं, और फिर सूर्य और चंद्रमा का ये देखिए कि बलाबल में कैसे, कमजोर है, वीक है, आपका स्ट्रोंग है, नॉर्मल है। मतलब इन दोनों में से दोनों के दोनों ग्रह किसी के भी कभी भी खराब नहीं होते। अगर दोनों के दोनों ग्रह खराब है तो जीना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति, आपकी आत्म पावर, आपकी विल पावर, ये सब चीज़ें सूर्य देव से देखी जाती है। बहुत से लोग मंगल के विषय में भी बोलते हैं, मंगल भी होते, लेकिन मंगल वो साहस की प्रतिमूर्ति है जो आपके अंदर अननेसेसरी होता है, जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब झगड़ा हो गया और आपको वहाँ पे बुलाया गया और मंगल बली है तो आपको सोचेंगे नहीं, उस झगड़े में इंटर हो जाएंगे। लेकिन सूर्य देव ऐसे नहीं करते। सूर्य देव आप दुबले पतले हो सकते हैं, आप 500 आदमियों के बीच में बैठे रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप घबराएंगे नहीं। लेकिन मंगल के साहस की जब बातें होती है तो वो घबरा सकता है। कब? एक बार हार मान गया, 2 बार हार मान गया, उसके बाद में उसका विल पावर डाउन हो जाएगा, वो घबरा सकता है। लेकिन जिसका सूर्य बली है वो घबराता नहीं है। चाहे एक बार हार मानो, फिर उठेगा और फिर अपने काम में लगेगा और उसको प्राप्त करके छोड़ेगा। सूर्य देव झगड़ा नहीं करते, वो झगड़ा करवाने की प्रेरणा आपको नहीं देंगे, लेकिन मंगल देगा। इसलिए सूर्य और मंगल में थोड़ा फर्क करना सीखें। अगर आप ज्योतिष से संबंधित ज्ञान ले रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि आप इस चैनल में ले रहे हैं या कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया की सुविधा है, तो एक्चुअल चीज़ें हम लोगों को तर्क के साथ समझनी पड़ेगी। सूर्यदेव झगड़ा तब करेंगे जब लास्ट उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, समझाने से नहीं मान रहा है, समाज में बैठा के उसको समझा दिया तो नहीं मान रहा है, परिवार में बैठा के तब समझा दिया तब नहीं मान रहा है,
तब फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और फिर जब वो झगड़ा करेंगे सोच समझ के, तो फिर सामने वाले का पतन निश्चित है। उसका चाहे कितने भी ग्रह बलवान हो, कितने भी कुछ हो, ऐसा कुछ हम लोग अभ्यास में या कुंडलियों में या ईश्वर की कुंडलियों के विषय में जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो बहुत सी कुंडलियां भी वहाँ पे मिलती हैं। तब आप अभ्यास में वो सब चीज़ को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सूर्य देव आपके विल पावर, आपके साहस का प्रतिमूर्ति है, और चंद्रदेव आपके मनोबल को इंगित करता है कि आप मन से कितने बली हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिसका भी चंद्रदेव बली है वो सांसारिक कामों से मरते दम तक फारिग नहीं होता। हम लोग देखते हैं ना बुजुर्गों को कि ये हो गया, अब आपका ड्यूटी कंप्लीट हो गया, नहीं अब तो बेटे का बेटा हो जाए, उसको गोद में खिला ले। उसके बाद में जब बोलते हैं कि बेटे का बेटा भी हो गया, अब आप थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर का ध्यान लीजिए, नहीं बस इसका शादी हो जाए। ये चंद्रमा का मन है, और मन की इच्छा एक पूरी होती है, दूसरी चालू हो जाती है, वो कंप्लीट नहीं होता। और सूर्य देव आपको ईश्वर से मिलाता है, आपको आत्मा का शक्ति आपको प्राप्त करवाता है। एक सीमा पे आके आप अपना गोल डिसाइड करके रखते हो कि बस हो गया, इससे आगे नहीं जाना, बहुत कर लिया, अब बच्चों के सुपुर्द करो और कुछ अच्छे काम करो, जो समाज के लिए हो, जो देश के लिए हो, जो अपने लिए हो, कुछ अपने खुद की जानने की कोशिश सूर्य देव जिनका बलि होता है वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एकांत में रहते हैं और आपका विल पावर डाउन नहीं होता है, ये सब अभ्यास की बातें हैं, आपको हो सकता है पुस्तकों में नहीं मिले। अगर आपको जंगल अच्छा लगता है, अगर आपको पेड़ पौधे जानवर अच्छे लगते हैं, नेचुरलिटी की आवाज़, जैसे जंगल में आप जाते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है, पेड़ के हिलने से या हवा से आवाज़ आती है, अलग अलग पक्षियों जानवरों की आवाज़ आती है। अगर वो आपको प्रिय है और वहाँ पे आप सुकून महसूस करते हैं, आपको वहाँ पे किसी का साथ नहीं चाहिए, तो आप कंफर्म मानिए आपका सूर्यदेव बहुत बली है। अब ये हो सकता है कि सूर्यदेव खराब स्थानों का स्वामित्व लेके हो, आपका लगन कुछ और हो, आपकी चंद्र कुंडली अनुसार अष्टम द्वादश का स्वामित्व हो, ये अलग मैटर है। लेकिन आप में प्राण शक्ति की ऊर्जा भरपूर है। आपके किसी भी स्थान का स्वामित्व लेके कैसे भी फल आपको सांसारिक दुखों की वजह से आपको दे रहे हो, सांसारिक फल जो जीव को मिलते हैं उसकी वजह से आप दुख प्राप्त कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो आत्मचिंतन है उसके विषय में आप कोई न कोई समय में आप उसके विषय में सोचेंगे जरूर। और प्रायः जिनका भी सूर्यदेव बली है और जिनका भी सूर्यदेव वर्गोत्तमी है, जिनका भी सूर्यदेव अच्छे स्थानों का स्वामित्व है और जिनके भी सूर्यदेव पे अच्छे ग्रहों की युति या दृष्टि है, वो लोग प्रायः स्टार की तरह फेमस होते हैं, लेकिन उम्र के दूसरे पड़ाव के लास्ट पीरियड में। और एकदम लास्ट पीरियड जब आता है, तीसरा पड़ाव, आजकल चतुर्थ पड़ाव का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि 36 ईयर का वो समझिए आप, तो उसके अलावा आप मतलब 45 साल के आसपास आप फेमस होना चालू होंगे। आपने आज तक जो तकलीफें उठाई, जो कर्म किए, उसका फल आपको मिलना चालू होगा। अब ये सब बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी। पुस्तकों में नहीं मिलने का कारण यही है कि ये सब बातें अगर लिखने लग जाए तो पुस्तकें कम पड़ जाएगी लिखने के लिए। वो सब आपको अभ्यास में देखने को मिलेगा। पुस्तकों में डायरेक्ट बता दिया कि सूर्यदेव आपके एकादश स्थान में होने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत से लाभों की प्राप्ति होगी, पिता से लाभ प्राप्त होगा, बस इतना बोल के छोड़ दिया। अब आपको समझना है कि सूर्यदेव के कारकत्व क्या है, एकादश स्थान के कारकत्व क्या है, वृष लग्न में चतुर्थ स्थान का स्वामित्व सूर्यदेव के पास होता है तो उसका कारकत्व क्या है, कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त होता है तो उसके कारकत्व क्या है, और फिर चंद्र लगन के से भी आपको सेम चीज़ें देखनी है और उसके बाद में उसको एडजस्टमेंट करना है कि कितने अंशों पे है, कौन कौन ग्रह सूर्य को देख रहा है या सूर्य कौन कौन से ग्रहों को देख रहा है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि सूर्य देव पे पड़ रही है। एकादश स्थान का स्वामित्व यहाँ पे गुरु ग्रह को प्राप्त है और कालपुरुष की कुंडली अनुसार अगर देखें एकादश स्थान का स्वामित्व है तो भी आपको शनिदेव को प्राप्त होता है। तो बाकी सब ग्रहों को आपको देखना पड़ेगा। तो सब चीजें कारकत, जब किसी भी ग्रह के कारकत्व के विषय में जब बात करते हैं वो एक अलग मैटर है,
लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार जो स्वामित्व मिलता है वो अलग मैटर है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार स्वामित्व गुरु, यहाँ पे गुरुदेव को प्राप्त है, लेकिन कारकत्व की बात करें तो भी गुरुदेव को प्राप्त है यहाँ पे, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार शनिदेव को प्राप्त है, क्योंकि एकादश स्थान में कुंभ राशि आएगी। तो सब चीजें आप हम लोग ये सोचे कि एक ही ग्रह से सब चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, या पाठ में जो बता दिया गया वो वैसा का वैसा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, नहीं। पाठ में हम जो पाठ दे रहे हैं उसमें इतना कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप नोट कर लो, चाहे आप अपने दिमाग में सेट कर लो। भाषा का भी वैसा ही इस्तेमाल हमारा होता है कि आप उस चीज़ को आपके दिमाग में सेट हो जाए कि क्या चीज़ कुंडली में किस तरह से देखनी है। और जब आप अपने इष्ट का ध्यान करके, जब आप ईश्वर का नाम लेके किसी भी जातक की जब कुंडली देखते हैं और बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई लालच के, तब ईश्वर भी फिर हेल्प करता है आपकी, क्योंकि ये ज्ञान कोई एजुकेशनल ज्ञान नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। ये नेचुरलिटी के द्वारा प्राप्त होता है, और नेचुरलिटी की आपको साधना करनी पड़ेगी, प्रकृति की आपको साधना करनी पड़ेगी, तब ये ज्ञान भीतर से आपको समझ में आएगा। पुस्तकों के द्वारा या कोई चैनल के अनुसार आपको एक निश्चित मात्रा में ही पता चलेगा, लेकिन अभ्यास से और अपने ध्यान साधना से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जब आप एक ग्रह के विषय में सोचेंगे और रात दिन उसके विषय में सोचेंगे तो बहुत सी नई नई बातें आपके दिमाग में स्पंदित होंगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।